अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील मजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। आज की वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है, जो पिछले पूरे हफ्ते से बल्कि इनफैक्ट एक महीने से पूरी पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री जो है उसमें एक इस्तराब चल रहा था। लोगों को डिफरेंट परेशानी थी। कोई कह रहा था गाड़ी सस्ती होनी है, कोई कह रहा था महंगी होनी है, कोई कह रहा था इंपोर्ट खुलेगी, कोई कह रहा था नहीं खुलेगी। हमने कोशिश की कि टाइम टू टाइम आप लोगों को बताते रहें कि क्या पॉलिसीज़ आ रही है। बजट में एक सर्टन सीसी तक रखा गया, उसके बाद फाइनेंस बिल आया, उसमें कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बताया गया। अब एक कंप्लीट ऑटो पॉलिसी, पाकिस्तान की जो सेकेंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी है वो फाइनली आ चुकी है। इससे पहले जो एक पाकिस्तान की सबसे पहली ऑटो पॉलिसी 2016 से 21 तक की जो पॉलिसी थी, उसके तहत पाकिस्तान में जितने भी नए ऑटो मैन्युफैक्चरर आप देख रहे हैं वो आना शुरू हैं और उसके सम्राट अभी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में जितनी नई कारसाज इदारे हैं वो तमाम उस ऑटो पॉलिसी की वजह से ही थे। सो अब सेकंड ऑटो पॉलिसी जो है पाकिस्तान की 2021 टू 2016 वो आउट हो गई है और उसका नाम बेसिकली ऑटो एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी रखा गया है। उस पॉलिसी के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लगे हुए लिंक पे क्लिक करें। हम लोगों ने वीडियो बना दी आप लोगों को उस पॉलिसी के बारे में बताने के लिए कि वो क्या है। उस पॉलिसी के तहत बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई हैं। ऑटो इंडस्ट्री की जो है बहुत सी जो उनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी की गई हैं और अब हम उम्मीद ये करते हैं कि वो जो डिलीवर करेंगे और वो सम्राट जो है आवाम तक आना ज़रूर शुरू हो जाएंगे। और उसी सिलसिले में अगर हम देखें जो अगला टॉपिक है वो यही है कि उसके सम्राट आना शुरू हो चुके हैं और गाड़ियों की प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड जो हैं वो रिवाइज होना शुरू हो गई हैं। उससे अगर हम सबसे पहले देखें तो टोयोटा की प्राइसेस आई हैं। उन्होंने अपनी तमाम अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट वेरिएंट्स की प्राइस डिक्रीज़ की हैं। अगर आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे न्यू कार सेक्शन पे भी जा सकते हैं, इस लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको लगे हुए लिंक के ऊपर जो है आपको प्राइसेस जो है पाक व्हील्स के सेक्शन में नजर आ जाएंगी। ऑटो पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पे दी है। हर सीसी वाइज जो है FED अक्रॉस द बोर्ड 2.5% कम कर दिया। 1000 सीसी तक के अंदर जो है आपके पास सेल टैक्स में भी कमी की है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में भी कमी की है और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइसेस कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो क्या क्या प्राइस जो है फाइनल होगी कस्टमर के लिए। एक और इंसेंटिव जो बहुत ज़्यादा दी गई है वो इलेक्ट्रिक पॉलिसियों की है। जब से गवर्नमेंट आई है तो बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगी और इलेक्ट्रिक पॉलिसी आ रही है, बट काफ़ी अरसे से वो जो है ना वो जिसे कहते हैं ना सुस्त रवि का शिकार थी, बट अब फाइनली आ चुकी है। देर आए दुरुस्त आए। उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई है पाकिस्तान में जो दो कंपनियां भी और 2 या 3 बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादातर आ रही हैं। अगर कंपनी लेवल पे देख लें तो 2 कंपनियां हैं, एक ऑडी है और दूसरी MG है। तो MG की जो ZS EV है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी प्राइस 6 लाख रुपए कम कर दी गई है। वो तकरीबन अब 6250 की विद 1 ईयर इंश्योरेंस आपको मिल सकती है। इसी तरह एक जो गाड़ी है ऑडी की e-tron है, उसकी प्राइसेस जो उसमें स्पोर्ट्स पैक भी है और नॉर्मल SUV भी है, उनमें तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की कमी है। ये तमाम वो सम्राट हैं जो कि ऑटो पॉलिसी के आते ही आना शुरू हो गए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो वायबिलिटी है ना उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क था वो अब मेरा ख्याल है थोड़ा कम हो गया है, या गवर्नमेंट की सीरियसनेस के बारे में अगर किसी क्वेश्चन मार्क था वो खत्म हो गया है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की उसके बारे में भी गुड न्यूज़ ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा, जो हम काफ़ी अर्से से एक पॉइंट उठाते आ रहे थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनी गई ये बात, तो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर करा सकते हैं। जहां पे कंपनियां पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ला रही हैं, इस तरह ग्रे मार्केट या लोग खुद भी गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं जो कि कमर्शियल इंपोर्टर नहीं करते, बट उनके लिए एक बुरी न्यूज़ ये है कि पोर्श की एक गाड़ी है पोर्श टाइकान, वो काफ़ी लोगों ने इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में मंगाई। हम लोगों ने उसका रिव्यू भी आप लोगों ने किया था। तो उसके अंदर ग्लोबली जो है ना वो एक रिकॉल आ गया है और ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये होता है कि जी तकरीबन 43,000 टाइकन जो है उनको रिकॉल किया गया है। जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनमें लोग कहते हैं कि जी अगर कोई मसला होगा या कोई भी परेशानी होगी तो वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ओवर द ईयर, या मतलब ओवर द ईयर मतलब कि आप घर बैठे हुए उसको सॉफ्टवेयर से अपडेट कर सकते हैं। बट इस केस में ये ओवर द ईयर वाला अपडेट नहीं है। जितनी भी गाड़ियाँ जिनमें रिकॉल आया उसकी 12 वोल्ट की बैटरी जो है उसकी चार्जिंग का कोई इशू है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है गाड़ी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसके लिए लोगों को फिजिकली गाड़ी लेके जानी है।
सो अब एक क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ मंगा ली हुई हैं, अब वो उसको फिजिकली यहाँ तो वापस बाहर भेजें और फिर वो मेंटेनेंस कराएं। सो ये एक क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए जो गाड़ियाँ लेते हैं जो कि कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं कर रही। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। 2 गाड़ियाँ इस हफ्ते के अंदर जो है पाकिस्तानी, हम आपको कोशिश करते हैं बताते रहे मार्केट में जो नई गाड़ी आ रही है। तो एक होंडा की गाड़ी सोनाटा आई है जिसकी बहुत ही एक अच्छी प्राइस है, मेरे ख्याल से बड़ी प्रॉमिसिंग प्राइस है। उसके 2 वेरिएंट हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी अरसे से हम आपको बताते यार थे गाड़ी अनवेल हो रही है, हम आप लोगों के लिए उसकी तस्वीरें लाए, डिटेल लेके आए और फाइनली इस हफ्ते उसकी जो प्राइस है वो भी रिवील कर दी गई है। सो 7099 की जो है 70,99,000 रुपए की उसका जो टॉप वेरिएंट है जो 2500 सीसी वो है। 2000 सीसी का जो वेरिएंट है वो 6399 यानी 64 लाख रुपए का है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्राइस है। सो एक और गाड़ी जो हम आपको काफी अरसे से बताते आ रहे हैं, बाइक की BJ40 प्लस, फाइनली पाकिस्तान में जो पहला यूनिट है वो बना दिया गया। इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट में 2 CB यूनिट उनके पास थे। हम लोगों ने कोशिश की थी कि आप लोगों के लिए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेके आए, बट अब अच्छी खबर यह है कि पेड इन पाकिस्तान जो पहला यूनिट है वो उनकी फैक्ट्री से निकल गया। उसके बारे में उन्होंने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर भी लिखा। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में इंशाल्लाह ताला बाइक की जो BJ40 प्लस है वो भी पाकिस्तान की मार्केट में कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हो जाएगी। पाकवील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं कोशिश ये करता हूं कि हर दफा आप लोगों के लिए ऐसी कोई प्रोडक्ट लेके आऊं जो मुझे खुद पसंद आए और मुझे लगे कि बड़ी इफेक्टिव है। आजकल गर्मियों का मौसम है और गाड़ियों के अंदर जो स्मेल है उसका इशू बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं गाड़ी की अपने लिए फ्रेगनेंस को ढूंढ रहा था कि गाड़ी के अंदर जब अगर आप बैठे तो उसका सेंट या उसकी खुशबू जो है वो थोड़ी रिफ्रेशिंग हो, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं अगर उसके अंदर एक अच्छी खुशबू होगी तो आपका सफर जो है वो मेरा ख्याल है खुशाइंद हो जाता है। तो पाक व्हील्स की जो ऑटो स्टोर है मैं उसके ऊपर गया और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि लिस्टेड हैं, जो कि आपको गाड़ी के अंदर जो खुशबू या उसकी जो एरोमा है उसको बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो नीचे लगे हुए लिंक पे जाके क्लिक करें। प्रोडक्ट वीडियोस को, इनकी इंस्टॉलेशन वीडियोस को या नई आने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा जो ऑटो स्टोर का यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैंने लगा दिया है, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आखिर में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा टाइम है। गवर्नमेंट ने एक ऐसा पैकेज दिया है जो तमाम ऑटो इंडस्ट्री चाहती थी और उन्होंने जो जो डिमांड रखी है वो तमाम डिमांड्स पूरी की गई हैं और गवर्नमेंट ने जो बॉल है वो ऑटो इंडस्ट्री की तरफ फेंक दिया है। इस सिलसिले में हम लोगों ने कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोटिव पूरा सीन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अली जमाली साहब जो कि पामा के चेयरमैन हैं और टोयोटा के जो है CEO भी हैं। उनका एक इंटरव्यू किया था इन लाइट ऑफ जो ऑटो पॉलिसी आई है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इस लगे हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद इसी तरह नए आने वाले प्लेयर्स में से किया जो उनके जो CEO हैं फैसल साहब, हम लोगों ने कोशिश की उन लोगों से भी इंटरव्यू लें और वो उस वीडियो को आप इस वीकली के साथ जो है हम ज्वाइन करके आपके लिए पेश कर देंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप देख के अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माजर। हम आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। इस इंटरव्यू में हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑटो इंडस्ट्री के बारे में जितने हमारे सवालात हैं, फैसल साहब हमारे साथ हैं, किया के CEO हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल, ऑटो पॉलिसी रिलेटेड जितने सवाल हैं उनसे पूछें और जाने कि उनकी क्या राय है। शुक्रिया बहुत बहुत फैसल साहब अपना टाइम निकालने के लिए। सर मुझे बताइएगा कि ऑटो पॉलिसी जो आई है पाकिस्तान की सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी है जिसको ऑटो एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी का नाम दिया गया है। सो आपको क्या लगता है कि जो एक ऑटो मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिसी? डू यू थिंक इट्स इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी इन फॉर्म ऑफ के जो लोग पाकिस्तान में गाड़ियों के प्लांट जिन्होंने लगाए हैं, जिस तरह आपका प्लांट है और भी आपके साथ काउंटर पार्ट्स हैं, तो आपके ख्याल से क्या एक अच्छी पॉलिसी है? जी, गवर्नमेंट ने अभी जब मेरा टेक अवे है बेस्ड अपॉन द प्रेस रिलीज, रादर नॉट प्रेस रिलीज, प्रेस ब्रीफिंग जो अभी मिनिस्टर साहब ने की थी अभी डे बिफोर यस्टरडे, और बेस्ड अपॉन जो भी फाइनेंस एक्ट में जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑटो सेक्टर, the measures that have been taken so far are pro industry. I would say it is better for the sector, especially आप देखेंगे तो 1000 सीसी तक की जो गाड़ी है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो 1000 सीसी तक की गाड़ी है उसका जो सेल्स टैक्स का रेट है वो 17% से कम करके 12.5% करने की बात की गई है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे अभी तक आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, बट इट इज एक्सपेक्टेड के एडिशनल कस्टम ड्यूटी वो 7% से रिड्यूस होके 2% हो जाएगी। जहाँ तक 1000 सीसी से अब 1000 सीसी तक की बात है, जहाँ मैंने कहा कि 17% का सेल्स टैक्स रेट वेंट डाउन टू 12.5%, लाइकवाइज वहाँ पे 2.5% का FET का रेट था, उसको गवर्नमेंट ने जीरो कर दिया है। तो सेल्स टैक्स का रेट ड्रॉप हुआ है, FET का रेट जीरो हो गया है। लुक्स लाइक एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो अभी तक का नोटिफिकेशन है वो 850 सीसी तक ACD जीरो है, अभी तक नोटिफिकेशन टिल 1000 सीसी जीरो नहीं हुआ है, बट आई एम होपिंग के वेरी सून, प्रोबब्ली इन अ डे और टू, वो भी नोटिफाई हो जाएगा। सो कंबाइनिंग टुगेदर अगर मैं 1000 सीसी के सेगमेंट तक की बात करूं तो इट इज़ वेरी फेवरेबल मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड उससे हमारे हिसाब से 1000 सीसी तक की गाड़ी जो कि
एंट्री लेवल कार जिसको हम कहते हैं, चाहे वो 660 सीसी हो या 850 सीसी हो या 1000 सीसी हो, उसकी डिमांड में इजाफा होगा। और हमें एज अ न्यू एंटर मैं कहूँगा कि चूंकि हमारी गाड़ी 1000 सीसी है, फॉर्चुनेटली उस सेगमेंट में पिकांटो, उसकी सेल वी एक्सपेक्ट वो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। सो आई वुड से जो पॉलिसी अप टू 1000 सीसी है, उसमें जो भी प्लेयर है जिनके पास छोटी गाड़ी, चाहे वो 660 हो, 850 हो या 1000 हो, उसका एडवांटेज कंज्यूमर को पास ऑन होगा। उससे ऊपर जाते अगर हम, तो 1001 से लेकर 2000 सीसी तक जो 5% FED का रेट था has gone down to 2.5%, तो उससे भी गाड़ी की प्राइसेस कम हुई हैं। लाइकवाइज 2001 से लेकर अबव जितनी भी गाड़ियां हैं, उसका 7.5% FED का रेट था, has gone down to 5%। सो ओवरऑल FED में कमी हुई है, अप टू 1000 सीसी गाड़ी तक सेल्स टैक्स में कमी हुई है, और ACD अप टू 850 सीसी तक तो उन्होंने जीरो कर दिए, बट लुक्स लाइक के बाकी ऊपर जितनी भी 1000 से अबव वो 2% पे ले आएंगे और अप टू 1000 वो जीरो कर देंगे। तो ये वाले जो मेजर्स लिए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से इट इज टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ ऑटो सेक्टर इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इन सारे स्टेप से मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड साइड है वो और मजीद बढ़ जाएगी, लेकिन प्रेडोमिनेटली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ऑटो सेक्टर हमेशा से एक्सेस डिमांड वाला सेक्टर रहा है और हमेशा गाड़ियों पे वेट बहुत रहा है, बुकिंग रही है, ऑन रहा है। सो ये जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, इससे गाड़ी और लोगों की रीच में आएगी, तो डिमांड साइड और बढ़ जाएगी। तो आपके ख्याल से आपकी कंपनी या बाकी और कंपनियां भी डिलीवरी टाइम को बेहतर करने के लिए कोई स्टेप्स ले रही हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डिमांड और ऊपर जा रही है तो ये वेट पीरियड और ना बढ़ जाए और कंज्यूमर जो और डिसग्रंटेड ना हो जाए एट द एंड ऑफ द वे? गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देना चाह रही थी, वो रिलीफ के बजाय मार्केट में मजीद वेट टाइम की वजह से ऑन मजीद बढ़ जाएगा, तो उसके बारे में कोई मेजर्स ले रहे हैं? जी देखिए, एक तो चीज जो आप जानते होंगे कि हमारी कंपनी फ्रॉम December 1 डबल शिफ्ट पे चली गई थी। ठीक है। 2020 में बात कर रहा हूँ। 1 दिसंबर 2020 से हम डबल शिफ्ट पे थे, और बीच में 2-3 महीने जो स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, आई वुड से ये 4 महीने जो है, इसमें हमारी जो डिमांड थी वो ज्यादा थी और हमारी प्रोडक्शन कम थी, बिकॉज ऑफ वन प्राइमरी रीजन विच एवरीवन इज अवेयर ऑफ, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी ग्लोबल मार्केट में। बेस्ड अपॉन आवर डिमांड फोरकास्ट, अच्छा हमने अपनी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ा के रखी और हमने काफी मेजर्स लिए विद किया हेडक्वार्टर ऑल्सो, और उन्होंने पाकिस्तान को अपने रीजन में, जो हमारा मीना रीजन है, उसमें टॉप प्रायोरिटी दी हुई थी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद से सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव हुई है। सो एवरी पासिंग मंथ लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, we see supply of semiconductors improving inshallah, and based upon our understanding with Kia headquarters, inshallah अक्टूबर से जो वहाँ से सप्लाईज आएंगी वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो इट मींस दैट देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2021। हम दोबारा से सेकंड शिफ्ट ऑपरेशन में चले गए डिस्पाइट सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज थी, बट विद इन फ्रॉम दिस मंथ 2-3 महीने हमने, बल्कि 2 महीने आई वुड से सिंगल शिफ्ट पे चले गए थे, पर दोबारा से हम डबल शिफ्ट ऑपरेशन पे चले गए, एंड लुक्स लाइक इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट ऑन अ डबल शिफ्ट बेसिस। जहां तक एक्स्ट्रा डिमांड की बात है, बिकॉज ऑफ फेवरेबल फिस्कल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, हमारा भी यही व्यू है कि सारे सेगमेंट्स में गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, स्पेशली छोटी गाड़ी के सेगमेंट में गाड़ियों की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, और वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि जब डिमांड बढ़ती है और अगर सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो जो बीच में गैप क्रिएट होता है, उसकी वजह से, डिमांड सप्लाई गैप की वजह से ऑन और प्रीमियम वाला माफिया काम करना शुरू कर देता है, वो एक्टिव हो जाता है। उसमें हम कोशिश ये करें कि हमने ऑलरेडी किया से बात की हुई है कि हमें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो ये बजट अनाउंस किया उसके अंदर जो ऑटो रिलेटेड फेवरेबल मेजर्स लिए गए हैं, उसके तहत आप हमें सप्लाई हमारी इंप्रूव करें और मोर देन व्हाट वी इनिशियली ऑर्डर्ड, और हमारा ऑर्डर भी जो किया पे है वो हमने बढ़ाना शुरू कर दिया है। सो यस, आई थिंक एक चीज इस प्लेटफॉर्म में कहना चाहूंगा कि कंज्यूमर की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि फौरन से लाइक ब्लिंक ऑफ एन आई पे चीजें सही होना शुरू हो जाए, जो कि नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऑटो में हर चीज रैंप अप के साथ होती है। आज मैं चाहूँ कि मैं 4000 गाड़ियां बनाना शुरू कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इवन इफ आई हैव किट्स अवेलेबल, क्योंकि आपको जो इतनी ग्रोइंग डिमांड के हिसाब से आपको मैन पावर हायर करनी पड़ती है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, आपकी फैसिलिटी की डी बॉटलनेकिंग करनी पड़ती है, किट्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना होता है, और उसको देखते हुए मेरा अपना ख्याल है कि hopefully from October onwards, because we've taken all the measures to improve our quantity from Kia. So hoping that from October, inshallah, our supply situation from Kia will improve, not only based upon the previous demand forecast, but also with the growing demand trajectory.
बिल्कुल ठीक है सर। अगर आप बताना चाहें और अगर कॉन्फिडेंशियल ना हो तो अभी डेली कैपेसिटी जो है किया के प्लांट की वो क्या है, और अगले 1 2 3 सालों में जो आपकी कैपेसिटी है वो कितने यूनिट प्रोडक्शन पर डे की हो जाएगी? आई थिंक हमारी जो कैपेसिटी है इस वक्त वो है अराउंड क्लोज टू 100 यूनिट्स ऑन अ सिंगल शिफ्ट बेसिस। ठीक है। लाइक द कैपेसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक इंस्टॉल कैपेसिटी, अगर मेरे पास मैन पावर हो और सब चीजें स्मूथ चले तो आई एम एबल टू प्रोड्यूस से 100 गाड़ी पर ऑन अ सिंगल शिफ्ट। सो लाइक क्लोज टू 200 कार्स ऑन अ डबल शिफ्ट। बट पास्ट में हम लोग अराउंड 120 140 के करीब बनाते रहे अच्छे हाथ में। सो कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट नहीं है। हमारी डबल शिफ्ट कैपेसिटी आप समझ ले क्लोज टू 60,000 50 to 60,000 यूनिट्स की नॉर्मल डबल शिफ्ट कैपेसिटी। अगर हम ओवर टाइम करें या हमसे ऑफ डेज में ऑपरेट करें तो वी कैन गो अप टू से 65-70,000 यूनिट्स। सो इट्स अ बिग कैपेसिटी प्लान माशाल्लाह। द ओनली बॉटलनेक इज दैट व्हेन यू प्लेस ऑर्डर ऑन द ग्लोबल OEM, उनको भी अपनी प्रोडक्शन में रैंप अप करने में टाइम लगता है, और ये सारा साइकिल जो 3 से 4 महीने का होता है जिसके अंदर आप उस लेवल पे आ जाते हैं जो आपने फोरकास्ट ऑर्डर किया होता है उनके साथ। सो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स कोई नहीं हमारी। वी आर फुली गियर्ड अप इन टर्म्स ऑफ मैन पावर आल्सो, वी आर फुली गियर्ड अप। It's all about availability of supplies from Kia, and I'm very confident that inshallah, based upon our discussions with them or based upon the recent forecast that we placed with them, I'm hoping that inshallah going forward हमारी supply situation improve होगी, और from October onwards we'll be able to deliver more cars than what we are delivering today. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वैसे अगर पूरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो पूरी इंडस्ट्री में आप कैसे देखते हैं कि इस नई ऑटो पॉलिसी के जो फिस्कल मेजर्स है, डिमांड साइड इंक्रीज होगी और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स भी और आ रहे हैं, जिस तरह न्यू एंट्रेंट्स में से आप लोग मेरा ख्याल है अर्ली मूवर आप लोग थे और फिर आपके बाद और लोगों ने फॉलो किया। बट एक चीज जो मुझे सरप्राइज करती है कि पाकिस्तान की जो टोटल प्रोडक्शन है ऑटो मार्केट की वो तकरीबन 2017-18 में भी 2.5 लाख यूनिट थी। अब कोविड की वजह से थोड़ी नीचे आई है, मगर फिर भी हम 2.5 लाख के करीब ओवर अराउंड कर रहे हैं। तो ये आपको इंक्रीज होती नजर आती है, और अगर आती है तो कितने सालों में, मतलब अगले 2-3 सालों में 5 लाख यूनिट पे कब तक पहुंच सकते हैं? ठीक है, मेरा अपना फोरकास्ट ये है कि जो 3,30,000 यूनिट्स का हमने एक बेंचमार्क अचीव किया था इन 2018, वो मुझे somehow इस साल अचीव होता हुआ नजर आता है। विद 50% ग्रोथ आई थिंक वी कैन इजीली अचीव इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 3,30,000 3,33,000 वाला वॉल्यूम विद, एंड इट लुक्स लाइक कि जिस तरह के इस वक्त ऑटो फाइनेंसिंग इस तरह से प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट भी, और इवन बैंक्स भी काफी फोर्टकमिंग एट बोथ इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एज वेल एज जो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं इन द मार्केट। इस वक्त कार फाइनेंसिंग हो रही है एज लो एज ऑलमोस्ट 10 and 10.5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंश्योरेंस इज वेरी क्लोज टू लाइक 1.6-1.7% के रेट पे इंश्योरेंस अवेलेबल है। सो कार सेक्टर की ग्रोथ में ऑटो फाइनेंसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आजकल के दौर में जब आजकल के वक्त में जब ऑटो फाइनेंसिंग इजीली अवेलेबल है फ्रॉम ऑल द बैंक्स, ऑल्सो जो इनका जो रेट जो कार्बोर प्लस का जो रेट उन्होंने फिक्स किया हुआ, व्हिच इज वेरी क्लोज टू 10.5-10%, इज वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा ये है कि चूंकि 2 साल पहले ऑटो वॉल्यूम्स ने सिग्निफिकेंट डिप लिया था 18-19 और 19-20 में, और 20-21 ये पहला साल है जिसके अंदर क्लोज टू 64-65% की ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि 30 जून के ऊपर जब नंबर सारे रिलीज होंगे फ्रॉम पामा एंड अदर नॉन पामा मेंबर्स, तो द नंबर्स आई सी आर वेरी क्लोज टू 220,000 यूनिट्स इंक्लूडिंग यूज्ड कार्स एंड इंक्लूडिंग न्यू CPUs. I see that number going up to 333,000 in the next fiscal year, which is close to 50% increase in demand, and primarily driven by the government fiscal measures लिए हैं वो। दूसरे नंबर पे जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हुए हैं। एक जो चैलेंज नजर आ रहा है आगे जाते हुए वो लग रहा है करेंसी डीवैल्यू का, क्योंकि आज पाक रुपी 159 पॉइंट समथिंग क्रॉस कर चुका है, और लुक्स लाइक अगले 2 महीने में फिर ये 160 का बैरियर क्रॉस करेगा। तो बड़ा डिपेंड करता है गाड़ियों की प्राइसेस का सस्टेन करना फ्रॉम पाक रुपी की पैरिटी टू डॉलर। पिछले ऑलमोस्ट 6-8 महीने में पाक रुपी वाज बेटर, लाइक इन टर्म्स ऑफ पैरिटी टू US डॉलर, स्ट्रेंथनिंग हुई थी पाक रुपी। उसकी वजह से आपने देखा होगा प्राइसेस नहीं बड़ी स्टेबिलिटी इन द मार्केट थी, बट कुछ अनफोर्सिंग रीजन से लाइक कोविड था या प्लस अभी सेमीकंडक्टर्स की वजह से पार्ट्स की शॉर्टेज थी। लेकिन मुझे लगता है ये कि अगर फॉरेन एक्सचेंज ने कोई अनरीजनेबल बिहेवियर नहीं शो किया, लाइक 170 का रेट अगर टच हो जाए या 168 का रेट फिर दोबारा टच हो जाए, जहां अफोर्डेबिलिटी मैटर करती है और OEMs भी एब्जॉर्ब काफी हद तक प्राइस नहीं कर पाते, लाइक 168 तक तो आई थिंक मार्केट हमने देखा है कि 168 पे जब गई थी करेंसी तो काफी OEMs ने प्राइस बढ़ाई थी। तो आई सी दैट
कि 168 तक तो लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को काफी हद तक हेज किया हुआ है फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव इन द पास्ट। बट यस, एक और जो सिनेरियो था रिसेंटली वो ये था कि फ्रेट की कॉस्ट बढ़ी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर वाज एन इशू। तो जो फ्रेट जो पहले समझ $500 पर 40 फीट कंटेनर था, आज वो तकरीबन $2500 पर 40 फीट कंटेनर, और कुछ केसेस में तो इवन $3500 पर 40 फीट हो गया है, जो आई थिंक ऑल द ओईएम्स हैव एब्सॉर्ब्ड इट। दूसरे नंबर पे कुछ मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ी है इन द पास्ट, जिनको सारे ओईएम्स ने काइंड ऑफ एब्सॉर्ब किया है। तो प्राइसेस आपने देखा है कि पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने में तो आपने देखा है प्राइसेस बढ़ी ही नहीं है पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर की, विच इज अ गुड साइन के बिकॉज ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट, गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्राइसेस को कंट्रोल किया गाड़ियों की। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज कंज्यूमर को हुआ है कि उसको बाइंग डिसीजन अगर उसका ताखीर से भी हुआ है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस स्टेबल रही है। मतलब पहले ये होता था कि बंदा सोचने में टाइम लेता है और बाद में गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है और उसको कॉस्ट करती है। So from my perspective, based upon the fiscal measures taken by the government, due to the availability of auto financing at such a lucrative auto finance rate, और इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो बेहतरी की तरफ जा रही है, उन सबको देखते हुए लगता है कि ऑटो सेक्टर will grow as high as I would say 50%, and we will inshallah see जून 2022 में almost same volumes that we had seen in 2018 June. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, थोड़ी बात लोकलाइजेशन पे कर लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत फॉलो करता रहता हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप लोगों की सीकेडी किट आती है, पहले अगर वो $20,000 पे थी एक्सपोर्टेज की, फिर वो 18 पे गई, 17 पे। इज इट दैट कि उसका वो इतना पोर्शन लोकलाइज हो गया कि यू आर गेटिंग बेटर डील फ्रॉम द प्रिंसिपल्स? देखिए, हमारी सीकेडी की जो प्राइसेस, इफ आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमारी सीकेडी की प्राइसेस में कोई ऐसा डिक्रीज या इंक्रीज नहीं आया जिसको कोई मतलब क्वेश्चन कर सके कि यार किस वजह से डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। यस, यू आर राइट कि जो भी डिक्रीज उसके अंदर हुआ है इज प्राइमरी बिकॉज ऑफ द लोकलाइजेशन दैट वी हैव डन इन पाकिस्तान। और एक प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले भी ये कहा था कि हमारी कंपनी इज प्रो लोकलाइजेशन। उसकी 2-3 वजूहत हैं। सबसे पहले तो ये कि लोकलाइजेशन की वजह से एक तो सस्टेनेबिलिटी आती है इन द ऑपरेशंस, कि जितना आपके पास कंट्रोल हो ज़्यादा बेहतर है एज अपोज्ड टू कंट्रोल कहीं बाहर किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी के लिए। दूसरे नंबर पे वी बिलीव इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं बिकॉज ऑफ लोकलाइजेशन। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज वो ये है कि नॉट 100% आई वुड से होता है एडवांटेज, बट टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ लोकलाइजेशन आपके जो पार्ट्स हैं वो स्टिल बाहर से आते हैं और वो यूएसडी डिनोमिनेटेड होते हैं, इसलिए वो फॉरेन एक्सचेंज डीवैल्यूएशन को अट्रैक्ट करते हैं। बट टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि जो प्योर लोकलाइजेशन पाकिस्तान में होती है उसकी वजह से वो वाला पोर्शन कम हो जाता है। अगर फर्स्ट करें एक पार्ट पहले आता था जो $10 का था, तो प्रोबेबली अब आएगा से $60 का फॉर एग्जांपल। तो बाकी जो $3 हो सकता है वो लोकल वैल्यू एडिशन हो जो रुपी डिनोमिनेटेड हो, जिसके ऊपर कोई करेंसी एक्सपोजर नहीं है। बट हो सकता है कि $7 जो है वो अभी भी फॉरेन एक्सचेंज डीवैल्यूएशन का एक्सपोजर कैरी कर रहा हो। तो एक तो लोकलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, दूसरी है कि कुछ सस्टेनेबिलिटी आती है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर हम लोकलाइजेशन नहीं करते, हालांकि बाय वर्च्यू ऑफ द टैरिफ और रिजीम पाकिस्तान में जो प्रिवेल करती है, आई थिंक लोगों को ये समझना जरूरी है कि देयर इज नो मैंडेटरी लोकलाइजेशन एज सच इन पाकिस्तान। सो लाइक अगर मैं फर्स्ट करें लोकलाइजेशन ना करना चाहूँ तो मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता, ठीक है, मैं लाइक बाय वर्च्यू ऑफ रेगुलेशन। क्योंकि अगर एमएक्स पार्ट्स हैं, इस पे न्यू एंट्रेंट्स के लिए आज 25% ड्यूटी है। 5 साल बाद जब ये रिजीम ओवर हो जाएगी हर वेरिएंट के ऊपर, तो ये 45% ड्यूटी हो जाएगी। जो ड्यूटी 10% है नॉन लोकलाइज पार्ट्स, वो 30 हो जाएंगे। सो अगर मैंने लोकलाइजेशन नहीं की तो मुझे हायर रेट ऑफ ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। with devaluing Pak rupee going forward and with 20% higher duty rate, मेरी गाड़ी वायबल नहीं रहेगी अगर मैंने लोकलाइजेशन नहीं की। So it is, in other words, it is indirectly imposed, not directly imposed, कि लोकलाइजेशन एक तो वायबल बनाता है बिजनेस को, और अगर हम लोकलाइजेशन ना करें, आई वुड से इसका डेंजर ये है कि जब रिजीम ओवर हो जाएगी, विल नॉट बी वायबल टू प्रोड्यूस कार्स इन पाकिस्तान मार्केट। सो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंपनी, इट इज इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर मैं कहूँ ग्रेटर इंटरेस्ट के पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, पाकिस्तान में टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर हो रहा है, लोगों का स्किल लेवल अप हो रहा है। लोकलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम आवर कंपनीज पर्सपेक्टिव हम दो तरह से लोकलाइजेशन करें। एक हम अपनी इन हाउस लोकलाइजेशन कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं लाइक सीट है, लाइक वायर हार्नेस है, लाइक एयरकॉन है, ये हम हमारी कंपनी में बना रहे हैं ऑलरेडी। कुछ बनाना शुरू कर दिया, कुछ हम बनाने वाले हैं, ठीक है। कुछ और पार्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी आउटसोर्स किए, लाइक टायर्स हो गए, लाइक बैटरी हो गई,
ये वो पार्ट्स हैं, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, ये पार्ट्स हम ऑलरेडी आउटसोर्स कर चुके हैं। तो बड़े पार्ट्स लाइक मैं कह रहा हूँ सीट हो गए या बम्पर्स होंगे गोइंग फॉरवर्ड, ग्रिल्स होंगी, जैसे मैंने कहा वायर हार्नेस हो गया, एयरकॉन हो गया, ये वो पार्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह एक तो कुछ तो बना ही रहे हैं ऑलरेडी और कुछ इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में बनाना शुरू करने वाले हैं। सो हमारी कंपनी, मैं कहूँगा पाकिस्तान में वी आर द ओनली कंपनी, एंड आई एम सेइंग दिस प्राउडली, कि वी आर एन ऑटो कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान, जिसके अंदर नॉट ओनली गाड़ियाँ बनती हैं बट गाड़ियों के भी साइजेबल पार्ट्स हमारी फैक्ट्री में बनते हैं। ठीक है। अच्छा सर, लोकलाइजेशन के ऊपर जो एक लोगों का सबसे ज्यादा, बल्कि ये हमेशा पाकिस्तान में यूज कार वर्सेस न्यू कार की बहस चलती रहती है, तो जो यूज कार वाले हैं वो बड़ा एक्यूज करते हैं कि पाकिस्तान में ऑटो जो मैन्युफैक्चरर हैं इनको मैन्युफैक्चरर ना कहें, असेंबलर कहें, बल्कि फिक्सर कहें, बिकॉज ये पार्ट्स जोड़ते हैं खाली, बनाते नहीं है। और आई वाज इन अ टीवी इंटरव्यू विद समबडी यस्टरडे एंड ही वाज एक्यूजिंग कि जी ये फिटर्स हैं। मैंने कहा जी फिटर्स नहीं है, वो चीजें बनाते हैं। सो अगेन उनका सवाल ये था कि जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है उसका कोई रोड मैप हो। आज तक पाकिस्तान में कोई कंपनी ऐसी है जो इंजन या गियर पाकिस्तान में बना रही है, इतने साल हो गए। सो डू यू थिंक कि वाकई द रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल टेक प्लेस इन दीस 5 कमिंग ईयर्स? देखिए, जिस पार्ट्स की मैंने आपसे बात की ना, जो पार्ट्स हम इन हाउस बना रहे हैं, उसी करने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जो कोरियन वेंडर्स हैं, they were not comfortable entering into a collaboration agreement with existing OEMs जिनका Japanese vendors के साथ collaboration है, क्योंकि उनको ये फिक्र थी कि हमारी टेक्नोलॉजी प्रॉब्ली किसी और के हाथ में चली जाएगी, जो कि not appropriate for them, and that's the reason why we chose to do it ourselves at our factory। तो हमारे जिन पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें प्रॉपरली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, वो टीए एग्रीमेंट्स के तहत वो सारी की सारी लोकलाइजेशन हो रही है। तो 2-3 तरह की लोकलाइजेशन होती है। एक होती है कि आप ड्राइंग्स परचेज करें और पार्ट लोकलाइज कर लें। एक होती है जिसमें आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, ड्राइंग्स मिलती हैं, नॉट ओनली ड्राइंग्स मिलती है बट ऑल्सो आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है टू प्रोड्यूस दोज पार्ट्स इन पाकिस्तान। तो हमारे जो पार्ट्स जिसकी मैंने बाकी से सीट हो गया या वायर हार्नेस हो गया या फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि एयरकॉन हो गया, ये वो पार्ट्स हैं जिसके अंदर टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स हैं हमारी कंपनी के विद कोरियन वेंडर्स। और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें मैंने कहा कि ड्राइंग से मिल जाती है, आप उसकी बुनियाद पर पार्ट बना सकते हैं, चाहे खुद बनाएं चाहे आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर से बनाएं। तो यस, आंसर टू योर क्वेश्चन, लोकलाइजेशन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन चीज़ों को कवर करते हैं और आई एम श्योर ये ज़्यादा उस वक्त होगी जब हमारे वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे। इस वक्त एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। आई थिंक विद ग्रोइंग वॉल्यूम्स, अगर हम एम करते, जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि 5 लाख वॉल्यूम्स मैं कब देखता हूँ होता हुआ, आई थिंक 2025 में इफ एवरीथिंग गोज वेल, क्योंकि ऑटो भी क्या होता है कि 5 साल के साइकिल के बाद फिर एक डिप आती है। सही है। तो 4 साल की कोई ट्रेजेक्टरी होती है, 5वें साल डिप आती है, फिर 1-2 साल के बाद फिर रिकवरी का एक स्टेज शुरू होती है। हमने जनरली देखा ऑटो सेक्टर के अंदर कि एवरी 5 ईयर के बाद एक डिप आती है मार्केट में ड्यू टू ग्लोबल क्राइसिस और ड्यू टू फिस्कल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है अचानक से, या कुछ और मामला होते हैं जिसकी वजह से जनरली देखा गया कि ऑटो सेक्टर का 5 साल का एक साइकिल होता है और उसके बाद पीक्स एंड वैलीज हमने देखी हैं उसके अंदर। तो अगले पहला साल ही हमने ग्रोथ का देखा। इस साल आई सी अगले 3 से 4 साल, एटलीस्ट 3 साल मैं कहूँगा, नॉट 4 साल, तो इस साल के को छोड़ के 3 साल आई सी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एंड नेक्स्ट ईयर आई सी इंशाल्लाह 50% ग्रोथ। और ये 2025 लुक्स लाइक पाकिस्तान विल बी एबल टू अचीव 500,000 यूनिट्स का जो विजन है, जो ऑटो पॉलिसी 16-21 का भी विजन था वहाँ सेट हुआ था, वो इंशाल्लाह विल बी एबल टू अचीव इन 2025। बिल्कुल ठीक है सर। वॉल्यूम की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, अभी रिसेंटली जितने प्लेयर्स आए हैं तो लोगों का ये एक सवाल होता है कि इट्स रेनिंग एसयूवीज इन पाकिस्तान, एंड आई थिंक आई विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से कि किया जो है वो एसयूवी मार्केट को बड़ी क्रॉसओवर एसयूवी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है विद 25,000 प्लस यूनिट सोल्ड ऑफ स्पोर्टेज। देन आपको जो नया सोरेंटो आया है, उसके बाद स्टॉनिक आ रही है। सो जो लोअर सेगमेंट ऑफ मार्केट है जहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा नंबर्स आ सकते हैं, वहां पे मेरा ख्याल है यू आर द ओनली प्लेयर आफ्टर सुजुकी जो 1000 कैटेगरी में आया है। तो आर देयर एनी प्लान्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स इन दैट कैटेगरी? सो यू राइटली सेड, लुक एक और चीज जो मैं प्राउडली कहता हूं कि वी आर द ओनली ओईएम इन पाकिस्तान जिसके पास एंट्री लेवल गाड़ी से लेकर लग्जरी गाड़ी तक सारी रेंज अवेलेबल है, और नॉट ओनली अवेलेबल है, उन्होंने ऑफर भी किया पाकिस्तान में। सो 1000 सीसी पिकेंटो है, 2000 सीसी स्पोर्टेज है, 2400 से 3500 सीसी सोरेंटो है, हमारी एक सीबीयू है जो मैं सीबीयू नहीं इस वक्त कंसिडर करता क्योंकि दूसरे ओईएम्स के पास भी सीबीयूज अवेलेबल हैं। बट सीकेडी में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टॉनिक, तो स्टॉनिक इंशाल्लाह हम जब लॉन्च करते हैं तो वो जिस सेगमेंट में आएगी उस सेगमेंट में अभी हमारी कोई गाड़ी नहीं है। सो 1000 से 2000 की रेंज में हमारी इस वक्त कोई गाड़ी नहीं है एज वी स्पीक।
जो 2 मॉडल्स हम इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं, एक Peugeot प्लेटफॉर्म से और एक Kia प्लेटफॉर्म से, इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करूं तो ये उस सेगमेंट को टैप करेंगे जिस सेगमेंट को अभी तक हमने टैप नहीं किया। तो किया के केस में क्या हो रहा है कि 1000 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक, 1000 से 2000, 2000 से ऊपर तक टिल 3500 सीसी, कंप्लीट लाइफ साइकिल एक कंज्यूमर के लिए। एक यंग ग्रेजुएट है फॉर एग्जांपल, वो गाड़ी खरीदता है अपने लिए ग्रेजुएशन के बाद, तो उसकी एंट्री लेवल गाड़ी से लेकर फॉर एग्जांपल की मिड साइज लाइक ए सेगमेंट गाड़ी से बी सेगमेंट की एसयूवी हम ऑफर कर रहे हैं, फिर उसके बाद सी सेगमेंट की एसयूवी ऑफर कर रहे हैं, फिर डी सेगमेंट की एसयूवी ऑफर कर रहे हैं। सो यस, एसयूवी में वी हैव लाइक outplayed the market. Our market share is sizable, major market share that we have in that particular segment of SUVs. और सेडान में हमने अपने आप को बाय स्ट्रेटजी इंगेज नहीं किया, क्योंकि हमारा ये व्यू था कि प्रॉब्ली हमें वो करना चाहिए जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और प्रॉब्ली हमें ये लगा कि SUVs ऐसी चीज़ है जो इस वक्त किसी ने टैप नहीं की पाकिस्तान में। सेडान्स ऑलमोस्ट सभी ने टैप की हुई है, और आज भी आप देखेंगे तो सेडान्स काफ़ी लॉन्च अभी भी हो रही हैं। वी थॉट कि उस क्राउडेड मार्केट में, उस सेगमेंट में सेडान के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर कंपीट करना भी है क्राउडेड सेगमेंट में, लाइक 1.3 या 1.4 या 1.5 का सेगमेंट भी है, उसके अंदर अगर हम सेडान के साथ जाएंगे तो शायद ना कंपीट कर पाएं। अगर हम कोई नई चीज़ लेके आएंगे जो लोगों ने नहीं देखी होगी या उस सेगमेंट में कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं की गई पाकिस्तान में पहले, लाइक जो हम गाड़ियाँ इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह की उस सेगमेंट में गाड़ी कभी लॉन्च ही नहीं हुई, ना अभी आज एग्जिस्ट करती है। अच्छा सर, एक सवाल जो कि किया से रिलेटेड काफी लोगों को होता है, बल्कि रिसेंटली हमने देखा है हमारे पास लोगों को एतराज ही होते हैं कि कुछ जो जनरेशंस हैं, जो ग्लोबल जनरेशन और लोकल मार्केट में जो जनरेशन ऑफर होती है, उसके अंदर कोई डिफरेंशियल का लोगों के अंदर काफी एतराज है, खासतौर पे आपकी प्रोडक्ट्स को लेके। सो उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, बिकॉज मैंने कई दफा कोशिश की है, बट लोगों को ये लगता है कि शायद मैं कोई साइड ले रहा हूँ, बट डायरेक्टली आप अगर खुद एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह ये वर्क करता है, मोल्ड्स कैसे लिए जाते हैं, कितने साल के लिए उसको आप अमोर्टाइज करते हैं, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, as a very interesting question. I think this question was asked previously also on another platform. देखें, हमने बाय डिजाइन कोई ऐसा मॉडल लॉन्च नहीं किया जो हमने डेलिबरेटली इन ओल्डर जनरेशन लॉन्च किया, एक्सेप्ट फॉर पिकांटो। ठीक है, पिकांटो वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू लॉन्च वन जनरेशन ओल्डर मॉडल, बिकॉज आपको पता है कि छोटी गाड़ी में प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, और वैसे ही हमारी गाड़ी जब लॉन्च हुई, 20 लाख रुपए की गाड़ी लॉन्च की थी हमने, 19 लाख की हमने मैनुअल ट्रांसमिशन और 20 लाख रुपए की हमने ऑटो ट्रांसमिशन। उसमें भी कंज्यूमर्स को काफी शुरू में प्रॉब्लम हुआ था, जब तक उन्होंने गाड़ी को ट्राई नहीं किया था। जब लोगों ने गाड़ी को ट्राई किया तब उनको कॉन्फिडेंस आया कि गाड़ी अच्छी है और वैल्यू फॉर मनी है। सो पिकांटो एक वाहिद गाड़ी है जिसके अंदर हमने बाय स्ट्रेटजी, बाय डिजाइन या एज ए प्लान हमने एक ओल्ड जनरेशन गाड़ी लॉन्च की थी। क्यों? प्राइस अदरवाइज बारे में नहीं आती, वो गाड़ी बिकती ही नहीं अदरवाइज, वहां पे कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है। लेकिन बाकी जितनी गाड़ियां हैं, लाइक स्पोर्टेज जब हमने लॉन्च की, उस वक्त वो स्पोर्टेज, दुनिया में वही जनरेशन ऑफ स्पोर्टेज चल रही थी, हमने कोई ओल्डर जनरेशन स्पोर्टेज लॉन्च नहीं की। सोरेंटो में यस, लोगों ने आर्ग्यू किया कि आप सोरेंटो जब लेके आए तो उस वक्त तो ग्लोबल मार्केट में सोरेंटो की नई मॉडल आ रही थी। अब उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो आई एम श्योर आप समझेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे और पब्लिक भी अंडरस्टैंड करेगी, कि 30 जून 2021 की तलवार हम सब पे थी कि 30 जून 2021 में ऑटो पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, और उस वक्त तक गवर्नमेंट ने हमें बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं दी थी कि इवन अगर आप एक गाड़ी का मॉडल अग्री कर लेते हैं किया के साथ, और वो गाड़ी के मॉडल का आप अग्रीमेंट भी कर लेते हैं और बिजनेस प्लान में भी इसको शामिल कर लेते हैं, भले आप बाद में लॉन्च कर सकते हैं जून 21 के बाद, इतनी एब्सोल्यूट क्लैरिटी पहले नहीं थी। कई मौकों पे ये डिस्कशन हुआ था, बट हमें ये इंप्रेशन मिलता रहा कि 30 जून 2021 ये कट ऑफ डेट है, उसके बाद आप कोई भी मॉडल लॉन्च करेंगे आपको उस पर कंसेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत लेट आके, अच्छा इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि हमें ये वाली गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए नहीं। सो अगर हमें ये पता होता कि हमें वो रूम अवेलेबल, तो शायद हम उसको डिले कर लेते उस वक्त। सही है, और वो उसको बाद लॉन्च करते। अच्छा, इसमें भी दो कैच यानी दो अप्रोचेस हैं। एक ये होता है कि आप लॉन्च करें एक वो मॉडल जो आउटगोइंग है और फौरन उसको थोड़े अरसे बाद न्यू से रिप्लेस कर दें, एक अप्रोच ये होती है। एक अप्रोच ये होती है कि आप लॉन्च ही ना करें, और तीसरी अप्रोच ये है कि आपने ओल्ड मॉडल लॉन्च किया, अब आप उसको 5 साल तक कैरी करें। ये 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं। सही है। अच्छा, हमारी हमेशा से अप्रोच कंज्यूमर सेंट्रिक रही है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तानी कंज्यूमर अब वो कंज्यूमर नहीं रहा कि जिसको आप जो भी दे देंगे वो खा लेगा, पी लेगा या चला लेगा। वो नॉलेजेबल हो गया है। पाकिस्तानी अब दुनिया में ट्रैवल करते हैं, वो दुनिया जाते हैं, देखते हैं, और उनको पता है कि इस वक्त दुनिया में गाड़ी कौन से ब्रांड की, कौन से वाले जनरेशन की गाड़ी चल रही है। और इस वक्त जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, हर ग्लोबल लॉन्च फौरन पता चल जाती है पाकिस्तान में कब हो रही है, क्या हो रही है और क्या स्पेक्स अवेलेबल है।
तो it was a very difficult situation for us as a company to do what. और उस वक्त हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं थी पॉलिसी की कट ऑफ डेट के हिसाब से, के बाद लॉन्च कर भी सकते हैं नहीं, we thought कि we should take the advantage of that and launch Sorento, भले एक जनरेशन ओल्डर है और नया जनरेशन आने वाला है। अच्छा, इसमें सुनील एक मसला ये था कि इवन जब हमने चूज की प्रोडक्ट उस वक्त नया मॉडल नहीं आया था मार्केट में। सही है। और दूसरा ये होता है कि जब भी आप कोई चीज सीकेडी करते हैं ना, पहली बात उसको राइट एंड ड्राइव में आने में टाइम लगता है, क्योंकि ग्लोबली लेफ्ट एंड ड्राइव ज्यादा चलती है एज अपोज टू राइट एंड ड्राइव। दूसरा ये कि राइट एंड ड्राइव में भी सीकेडी करने में आपको कम से कम ग्लोबल लॉन्च के 1 साल से 1.5 साल लगता है सीकेडी राइट एंड ड्राइव में अवेलेबल होने में। सो हमारे पास एक चॉइस ये थी कि हम उसको स्किप करते हैं, हम मिस करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, पता नहीं आगे हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती ना मिलती। सो एज अ कंपनी वी डिसाइडेड कि वी शुड लॉन्च एंड वी शुड टैप द मार्केट, एंड जब इंटरनेशनल जो नया मॉडल आएगा इसका लेटेस्ट जनरेशन, वी वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन विद द न्यू जनरेशन एज सून एज दैट्स अवेलेबल टू अस। सो इस मामले में हम ये नहीं करेंगे कि अननेसेसरी ताखीर करेंगे, हमें जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी इस लेटेस्ट जनरेशन मॉडल की फॉर पाकिस्तान एससीकेडी इन राइट एंड ड्राइव, हम उसको पाकिस्तान में फौरन ले आएंगे। तो पिकांटो का मैंने आपको बड़ा एब्सोल्यूट आंसर दे दिया। तो 2 नए मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं इस वक्त इंशाल्लाह, वेरी वेरी सून। वो दोनों मॉडल्स इस वक्त दुनिया में लेटेस्ट जनरेशन है। ठीक है, और वो कौन से मॉडल, अगर आप नाम लेना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए तो बेहतर है, न्यूज आ जाएगी लोगों के पास भी। देखिए वैसे मार्केट वैसे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। स्टॉनिक आपने वैसे ही नाम ले लिया, क्योंकि गाड़ी जब हमने इंपोर्ट की इस पे एक बातचीत चल रही थी कि भाई किया ने गाड़ी इंपोर्ट की है, इसका मतलब ये आने वाली है। ठीक, तो जैसे स्टॉनिक की आपने बात की, इस पे आई वुड नॉट से कि नहीं स्टॉनिक नहीं, इट्स स्टॉनिक ऑब्वियसली। तो स्टॉनिक एक है और एक हमारी गाड़ी है Peugeot की 2008। ये 2 गाड़ियां हम इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं, और ये दोनों गाड़ियां इस वक्त जब हम लॉन्च करेंगे ये लेटेस्ट जनरेशन मॉडल्स हैं दुनिया में, ये ओल्ड जनरेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और चीज सवाल, इलेक्ट्रिक, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बड़ी बात होती है। हमारी गवर्नमेंट जो है बड़ा प्रो इलेक्ट्रिक थी और ये ऑटो पॉलिसी बन रही थी, तो मुझे पता है कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको बड़ा एतराज था, जो खासतौर पे आइस इंजन यानी जो कंबशन इंजन वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको था कि जी इनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है, और खासतौर पर जो न्यू एंट्रेंट्स थे उनको तो एंजॉयमेंट का टाइम भी कोई नहीं मिला, पुराने वाले तो चले 92 से हैं। सो उसके बारे में हाउ डू यू सी कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अडॉप्शन डू यू थिंक कि होगी, और अगर होगी तो किस तरह ये ट्रांजिशन आप कैसे देखते हैं? देखिए जब गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी अनाउंस की उस वक्त भी हमारा ये व्यू था कि ईवी में को पाकिस्तान में सक्सेसफुल होने में, या ईवी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होने में और रीजनेबल मार्केट शेयर लेने में, लाइक आई वुड से अगर 10% मार्केट शेयर भी ईवी लेती है, आई वुड से इज अ गुड मार्केट शेयर अगर ईवी ले सकती है पाकिस्तान में अगले 2 सालों में या 3 सालों में, जो मुझे लगता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। ईवी की पॉलिसी बहुत लुक्रेटिव है जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अनाउंस की है। जैसे ईवी स्पेसिफिक पार्ट्स पे इन्होंने 1% कस्टम ड्यूटी रखी है, 50 किलोवाट की जो बैटरी है और लो उसके ऊपर उन्होंने 1% आउटपुट सेल्स टैक्स रखा है। उसके बाद जो नॉन लोकलाइज पार्ट्स के ऊपर 10% ड्यूटी है, लोकलाइज पार्ट्स के ऊपर 25% ड्यूटी है। इन सबको अगर मैं कंबाइन करूँ तो आई थिंक इट्स वेरी अट्रैक्टिव ईवी पॉलिसी, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आइस व्हीकल के मुकाबले में वेरी एक्सपेंसिव इन द ग्लोबल मार्केट, like around 30 to 40% more expensive to ICE vehicle। और यही बात हाइब्रिड के बारे में कही जाती है कि वो 25 से 30% महंगी होती है टू ICE। दो गवर्नमेंट ने बड़ी लुक्रेटिव पॉलिसी अनाउंस की। आई थिंक ईवी की जो पॉलिसी वेरी लुक्रेटिव, और बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, इवन वो 40% एक्सपेंसिव है, हो सकता है वो उस प्राइस रेंज में आ जाए कि लोग चूज करें ICE से ईवी लेना पाकिस्तान में। The only thing which can stop consumers from buying EV, like obviously चंद लोग लेते हैं EV जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनका अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, या उनका कोई ये वाला इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ड्राइव करना है इस वक्त, ज़्यादातर उनकी अर्बन ड्राइव या सिटी ड्राइव होती है, तो वो लोग इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ खरीद रहे हैं EVs में। बट मासेस की अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो इट्स नॉट हैपनिंग, आई वुड से नेक्स्ट 1 or 2 years in my opinion, it will take a little time, but at least गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस की है वो इतनी अट्रैक्टिव है कि उससे हर प्लेयर जिसके पास ईवी अवेलेबल है उसके पोर्टफोलियो में उसको स्टडी जरूर करेगा। और अगर पाकिस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पे जिस पे हम बात करते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एक अरेंजमेंट हो रहा है जिसके तहत फ्यूल स्टेशंस पे चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं या कहीं और भी लग रहे हैं, तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि ईवीज की पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का वैसे तो ख्वाहिश ये है कि छोटी गाड़ियों में ईवीज ज्यादा हैं क्योंकि ताकि मासेस को फायदा हो, बट मुझे लगता है कि शुरू में सिर्फ एक्सपेंसिव गाड़ियां ज्यादा बिकेगी और बहुत आगे जाके शायद
छोटी गाड़ियों की पेनिट्रेशन होगी। मेरे ख्याल से EVs विल टेक टाइम, लेकिन एक जो चीज़ अभी गवर्नमेंट ने की है जो शायद गवर्नमेंट होल्ड करती फॉर द टाइम भी, तो हो सकता है कि EV को थोड़ा बूस्ट मिलता। जो मुझे लग रहा है कि EV को अब उतना बूस्ट नहीं मिलेगा जो मिल सकता था, वो है हाइब्रिड पॉलिसी। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट ने हाइब्रिड पॉलिसी अनाउंस की है, और वो भी काफी लुक्रेटिव उसका इंसेंटिव है, लाइक उसके अंदर सेल्स टैक्स का रेट 8.5% हो गया है। मैं अगला सवाल ये आपसे पूछ लगा था कि हाइब्रिड की बड़ी अच्छी पॉलिसी है, और कल अली जमाली साहब से बात हो रही थी, तो टोयोटा लुक्स वेरी, जो कहते हैं ना, उनको बड़ा वो था कि उनके पास काफी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोगों के पास भी किया नीरो है हाइब्रिड में, तो उसको लाने का कोई इरादा है यहाँ पे? यस, देखें, मैं यही कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि हमने हमेशा वो बात की गवर्नमेंट से जो हम समझते हैं कंट्री के लिए बेहतर है। हम EV भी ला सकते हैं, हम हाइब्रिड भी ला सकते हैं, हम आइस भी ला सकते हैं, हम सब ला सकते हैं। लाइक किया एंड Peugeot के पास इतनी रेंज है, और नॉट ओनली रेंज है, अवेलेबल फॉर पाकिस्तान भी है। लाइक ठीक है, बड़े प्लेयर्स हैं जो दुनिया में है, बट पाकिस्तान के लिए शायद वो ऑफरिंग्स नहीं है उनके पास। बट किया और Peugeot के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जिस कंपनी से एसोसिएटेड हूँ वो इन दो ब्रांड्स को डील करती है, इन दोनों ब्रांड्स की तरफ से हमें हाइब्रिड भी अवेलेबल है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अवेलेबल है, और हमें आइस व्हीकल्स भी अवेलेबल है। सो हमें कोई चीज स्टॉप नहीं करती। सो वी हैव नाउ स्टार्टेड स्टडिंग बोथ हाइब्रिड एज वेल एज EVs। क्योंकि गवर्नमेंट ने EVs के अंदर एक और अट्रैक्टिव पॉलिसी अनाउंस की है, वो ये की है कि CBO की इंपोर्ट पर 1 साल के लिए जो कमर्शियल ड्यूटी जो 25% थी, उसको उन्होंने रिड्यूस करके 10% कर लिया है 1 साल के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट मार्केट के लिए EVs 100 यूनिट्स मैक्सिमम जो अलाउड किए हैं उन्होंने, वो मंगाए तो वो 5% पे मंगा सकता है, विच इज 50% ऑफ द प्रिवेलिंग ड्यूटी। बट 1 साल के बाद वो 5%, चूंकि वो 10% 25 हो जाएगा, तो वही चीज 12.5 हो जाएगी, क्योंकि 25 का आधा 12.5% है। सही है। 1 साल के लिए वो प्लेयर्स जिन्होंने CKD फॉरन नहीं करनी या नहीं कर सकते, और टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगता है प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में, तो एटलीस्ट उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा कि उनको अपनी गाड़ियां इंट्रोड्यूस करने का पाकिस्तान में मौका मिल जाएगा, और उन गाड़ियों के बारे में राय भी कायम हो जाएगी पाकिस्तान में। और इन द मीन टाइम ये भी चेक हो जाएगा कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ साथ डेवलप हो रहा है नहीं फॉर EV व्हीकल्स। सो फ्रॉम किया Peugeot पर्सपेक्टिव, वी हैव EVs एंड वी हैव हाइब्रिड्स आल्सो। सो नीरो की जैसे आपने बात की, नीरो तीनों में अवेलेबल है, प्लग इन हाइब्रिड भी अवेलेबल है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर भी अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर भी अवेलेबल है। तो ये वो गाड़ी है जिसके बारे में अगर मैं कहूँ तो जिसमें हमारे पास तीनों चीज़ें पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक क्या कहते हैं, एक बड़ा अच्छा वेपन है हमारे लिए कि किया के प्लेटफॉर्म से नीरो, जिसके अंदर तीनों चीज़ अवेलेबल हैं, और Peugeot के अंदर भी हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं। तो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, आई थिंक किया एंड Peugeot, लाइक लकी मोटर कॉर्पोरेशन, इज वेल प्लेस्ड इन पाकिस्तान ऑटोमोटिव सेक्टर, जो कि किसी भी तरह के चैलेंजेस, चाहे जो कन्वेंशनल फ्यूल पे गाड़ियाँ चलती हों, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी पे गाड़ियाँ चलती हों, आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें स्टॉप करे यहाँ पे टू ग्रो फर्दर। So I think जिस तरह आपकी बातों से लग रहा है कि जो है किया लकी मोटर इज रेडी टू टेक दिस ऑटो पॉलिसी टू मैक्सिमम बेनिफिट। प्रोडक्ट्स भी हैं, मार्केट में डिमांड साइड भी होगी इंशाल्लाह ताला, और गवर्नमेंट जो आपके लिहाज से फाइनेंसिंग की जो पॉसिबिलिटीज लेके आ रहे हैं। सो आई थिंक अगले आने वाले ईयर जो है बड़े प्रॉमिसिंग होंगे। आई विश यू गुड लक। थैंक यू फैसल अपना टाइम निकालने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे आइंदा भी कोई आपसे इससे रिलेटेड या कोई भी ऑटो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम आपको रीच आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने का। तो व्यूअर, ये था आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Ki Deals, only on Park